हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो संगम काल में साहित्य का विकास कैसे हुआ। साथ ही इनसे संबंधित 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानोगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले जिन छोटे या बड़े भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, उनको दिल से धन्यवाद। वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है। अगेन थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जानने से पहले दो छोटे भाइयों ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक छोटे भाई ने बोला था कि कैसे हम आंसर लिख के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और दूसरा छोटा भाई ने बोला था और आंसर चाहिए इसका। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके मैं सभी क्वेश्चन को अपलोड करूंगा। तो चलिए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि संगम काल में साहित्य के विकास पर प्रकाश डालें, अथवा संगम युग के समाज एवं संस्कृति पर प्रकाश डालें। आपको दो क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप ये आंसर को लिखें। आपको किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले हेडिंग में क्या डालना है, परिचय। तो हम देखते हैं कि परिचय में क्या है। प्राचीन संगम काल में जिन ग्रंथों की रचनाएं की गई उन्हें संगम साहित्य कहा गया। संगम युग की अवधि लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच मानी जाती है। संगम का अर्थ होता है संघ, जिसके अंतर्गत तमिल विद्वानों, कवियों तथा बुद्धिजीवियों का एक समूह था, जो कि प्रमुख राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होती थी। यानी प्राचीन संगम काल में जो था, कई ग्रंथों को लिखा गया है, जिसके बारे में अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि संगम काल में संस्कृति कैसा था, समाज कैसा था, वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हमें पता चलता है। हमें पूछा गया है संगम साहित्य के बारे में, तो आप यहाँ पर पॉइंट बनाओगे संगम साहित्य या संगम युग। उसके बाद संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया। तमिल भाषा में लिखे गए साहित्य को ही संगम साहित्य या संगम युग कहा गया है। इस साहित्य में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण भारत में बसे तमिलों के बारे में वर्णन किया गया है। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। यानी गाइज, इसमें यह कहा गया है कि जो संगम साहित्य था ये मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है, और यह जो है तमिलों के बारे में लिखा गया है, जो कहाँ पर बसे हुए थे, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण क्षेत्र में, है ना। इस युग की प्रमुख साहित्य रचनाओं में तोलकपियम ग्रंथ तथा शिल्पा दिक्रम, मणि मेखले और जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल है। इन संगम प्रदेशों के विकास में चेर, पांडव तथा चोल राजाओं का योगदान माना जाता है। इसकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से मिलती है। इसके अलावा कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। उसके बाद गाइस, जो संगम काल है वो 3 बार संगम काल हुआ। प्रथम संगम काल, द्वितीय संगम काल और तृतीय संगम काल। तब तो हम तीनों संगम काल को देखते हैं। प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे, परंतु इस संगम का कोई साहित्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी। यह संघ में कुल 549 सदस्य सम्मिलित हुए थे, जिसमें 499 लेखकों को रचनाएं प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी। यह संगम में पांडव वंश के 89 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन मदुरै समुद्र में समा जाने के कारण प्रथम संगम काल की समाप्ति हो जाती है। यानी गाइस, जो प्रथम संगम काल था, इसका जो आयोजित हुआ था वो मदुरै में हुआ था, है ना। और इसमें जो लोग शामिल थे वो देवता थे या महान संत थे। और इस संगम काल का जो ग्रंथ है वो अभी उपलब्ध नहीं है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अगस्त्य ने की थी, वह एक ऋषि थे। इस संघ में जो है 539 सदस्य जो से भाग लिया था, जिसमें से 4499 लेखकों को अपने रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद जो है द्वितीय संगम काल जानते हैं गाइज। द्वितीय संगम काल कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम को तोलकपियम नामक एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 59 पांडव शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इस संगम में तमिल भाषा के 49 विद्वानों ने भाग लिया था तथा
3700 कवियों द्वारा प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी। द्वितीय संगम काल जो हुआ था गाइज वो कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो तोलकपियम है। यह जो है अभी उपलब्ध है, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है ना। इसमें जो है 59 पांडव शासकों का संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण प्राप्त मतलब होता है कि उनके अंतर्गत देखभाल करना, उनके जो जिम्मेदारी थी उनको निभाना। इसी प्रकार से 59 पांडवों का संरक्षण प्राप्त था। और इसको जो प्रकाशित करने का जो अनुमति दिया गया था उनको 3700 कवियों को दिया गया था। उसके बाद हम लोग जानते हैं गाइस कि तृतीय संगम क्या था। तृतीय संगम की भी मदुरै में हुआ था। इसमें 49 विद्वानों ने भाग लिया था। इस संगम में 49 पांडव शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इसको तैयार करने के लिए लगभग 449 कवियों को अनुमति दिया गया था। यानी जो है तृतीय संगम काल था वो मदुरै में पुनः मतलब आयोजित किया गया, और इसमें जो विद्वान थे 49 थे और पांडव शासक भी 49 थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें बनाना है गाइज वो है संगमकालीन प्रशासन व्यवस्था। संगमकालीन राज्यों की शासन व्यवस्था राजतंत्र एवं वंशानुगत था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था और सभी प्रकार की शक्तियां उसी के हाथों में निहित थी। गैज यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ हाथों में निहित थी लिख लेना आप लोग। संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था। शाही प्रतीक होगा गाइज, जिसे जैसे चोल के लिए बाल, पांडव के लिए मछली तथा चेरों के लिए धनुष। यानी जो संगम काल जो था राज्य, उसमें शासन व्यवस्था जो था वो राजतंत्र था। जैसे राजतंत्र हम उसे कहते हैं जैसे किसी राजा का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो उनका पुत्र होता है वही राजा बन सकते हैं, आप और हम नहीं बन सकते थे। इसी प्रकार से राजतंत्र व्यवस्था था, है ना। और इसमें जो है सारी शक्तियाँ किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे मंत्री था, पुरोहित था, दूत था, सेनापति तथा गुप्तचर व्यवस्था था। सैन्य प्रशासन का नियंत्रण कुशलतापूर्वक किया जाता था। प्रत्येक शासक के पास एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। यानी गाइस इसमें कहा गया है कि जो राजा का शक्ति था वो 5 परिषदों द्वारा नियंत्रण में रखा जाता था, यानी देखभाल करता था। जिसमें जो था वो था मंत्री, पुरोहित मतलब पूजा पाठ करने वाला, दूत था जो दूसरे राज्यों में अपनी संदेश को पहुंचाता था, सेनापति जो था जो सेना का प्रमुख होता था, तथा गुप्तचर व्यवस्था हम उसे कहते हैं जैसे किस जासूसी मान लो एक तरफ से होता है, उन्हें गुप्तचर व्यवस्था करते हैं, जो जासूस करता है। उस समय शाही दरबार राजा के राजनीतिक क्रियाओं का केंद्र होता था, जिसमें शाही दरबार के सदस्य, राजा और उनके साथ रानी भी मौजूद होती थी। इस युग में राजा निरंकुश होता था, जिसके कारण उसकी शक्तियों को रोका नहीं जा सकता था। यानी इनका जो है शाही दरबार होता था गाइज, उनके राजनीतिक केंद्र होते थे, है ना। जिसमें शाही दरबार के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, सदस्य होते थे, वो भाग लेते थे, राजा भाग लेते थे, और उनकी जो रानी होती थी उसमें शामिल होते थे। उसके बाद हम लोग जानते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। पुरुनानरू नामक ग्रंथ से तमिलों के सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है कि संगम समाज 4 वर्गों में विभक्त था। संगम समाज में पुजारियों तथा ब्राह्मणों की प्रधानता थी। यानी गाय जो पुरुनानरू नामक एक ग्रंथ मिला है, उससे हमें उनके सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है कि जो उनके सामाजिक जीवन था उनमें से समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, है ना। जिनमें जो ब्राह्मण थे या पुजारी थे उनकी अधिक सम्मान व आदर होता था। यहाँ पर ब्राह्मण लोग या तो पुजारी थे या तो विद्वान थे, जो राजा के लिए ज्योतिषी या न्यायाधीश के कार्य करते थे। समाज में इनका आदर व सम्मान होता था। यहाँ पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला, यानी समाज में दास प्रथा नहीं थी। यहाँ जो था वो दास प्रथा नहीं था, है ना। और यहाँ जो पुजारी थे वो ब्राह्मण होते थे, जो राजा के ज्योतिषी के कार्य करते थे या तो न्यायाधीश का कार्य करता था। उसके बाद है संगम युग के दौरान स्त्रियों की स्थिति। संगम युग के दौरान स्त्रियों की स्थिति ठीक थी। महिलाओं का सम्मान किया जाता था। विवाहित स्त्रियां घर के कामकाज करती थी तथा अपने बच्चों व पतियों की देखभाल करती थी। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, इन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अनुमति था। यानी संगम काल युग जो था उसमें स्त्रियों की जो दशा थी वो ठीक थी, है ना। ये लोग जो था विवाहित स्त्रियां जो थी वो घर के कामकाज करती थी
और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन यहाँ पर विधवाओं का जीवन बहुत ही कठिन होता था। समाज में इन्हें अलग नज़रों से देखा जाता था। इस समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। समाज में साधारण पुरुष एक विवाह तथा राजा बहु विवाह करते थे। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं गाइस धार्मिक जीवन। संगम काल के प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। यानी गाइस जो उनका धार्मिक जीवन था उनमें से जो प्रमुख देवता थे वह मुरुगन थे। मुरुगन का वे लोग पूजा करते थे, त्यौहार मनाते थे, है ना। उसके बाद है संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवताओं जैसे कि विष्णु थे, इंद्र थे, कृष्ण थे। संगम युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार दिखाई देता है। इसका आर्थिक जीवन है गाइज। संगम काल साहित्य से यह पता चलता है कि दक्षिण भारत की भूमि उपजाऊ थी, जिसके कारण यहाँ पर अधिक अनाज पैदा होती थी। चेर राज्य कटहल, काली मिर्च और हल्दी की खेती के लिए प्रसिद्ध था। चोल राज्य में कावेरी नदी से सिंचाई किया जाता था। यह लोग गन्ना से शक्कर बनाते थे। यानी जो इसका आर्थिक जीवन था मेन रूप से खेती पर ही निर्भर था। कृषि मुख्य व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल थी। संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और विदेशों में भी व्यापार था। बंदरगाहों वाले नगर व्यापार का केंद्र होता था। संगम युग के प्रमुख निर्यात में सूती, कपड़े और मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी और हल्दी के साथ साथ हाथी दांत के उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्न आदि प्रमुख थे। यानी ये लोग जो है निर्यात करते थे इन सभी चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने से पहले गाइज आपने अगर इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है इस तरह से क्वेश्चन लिखने के लिए हमें 3-4 NCERT बुक पढ़ने पड़ते हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ता है, फिर टाइपिंग करके इस तरह से क्वेश्चन बनाता हूँ, इसलिए 2 दिन एक क्वेश्चन में लगते हैं। आप लोगों का अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत किया है वो आप लोगों को सहायता मिल रहा है। इसलिए जितने भी लोग आए हैं अपना छोटा या बड़ा भाई मानकर इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है, इस न्यू चैनल। तो चलिए गाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। फर्स्ट है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसके कनगी में एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सेन गुटवन था, जिन्होंने कनगी में एक मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरा है, तमिल का गौर ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म से। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि तमिल भाषा के शिल्पाधिक्रम और मणि मेखले नामक गौर ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन संगम योगिन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो इसका है राइट आंसर तोलकपियम। पांचवा क्वेश्चन है गाइज कि तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। आठवां क्वेश्चन है गाइज कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, वो है तमिल से। 9 क्वेश्चन है गाइज कि पुहर कवेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो कारिकल जो राजा था उस समय सबसे महान राजा माना जाता है, उन्होंने ही इसका स्थापना किया था। 10वां क्वेश्चन है गाइज कि संगम काल के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते थे? तो इसमें चेर, चोल और पांडव 3 ही का यहाँ पर वर्णन किया गया है। 11वां क्वेश्चन है गाइज कि तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? जैसे कि मैंने बताया था मुरुगन थे। 12वां क्वेश्चन है मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस संगमकालीन राज्य का वर्णन किया है? तो पांड्य राज्य का वर्णन इन्होंने किया है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, मेगस्थनीज जो है उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। 13 क्वेश्चन है गाइज की 13 क्वेश्चन है गाइज कि तोलकपियम की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा तोलकपियर ने। 14 क्वेश्चन है गाइज कि संगम युग में उर किसके लिए विख्यात है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वहाँ से जो है कपास के व्यापार होते थे, है ना, तो इसके लिए व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। 15 है और लास्ट है, संगमकालीन किन शासकों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था? इसका राइट आंसर है चेर शासकों का। उम्मीद करता हूँ गाइज कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आपको। और गाइज मैं एक गुड न्यूज़ को देने के लिए भूल गया था गाइज, आप जितना जल्दी 1 के सब्सक्राइबर पूरा करोगे मैं आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी दूंगा जिससे आपका पढ़ना और आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।